दोस्तों, आखिरकार शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है और आज दिन भर तरह तरह की सूचनाएं इसके बारे में प्रकाशित और प्रसारित होती रही हैं। इस चैनल पर हम कोई भी सूचना तभी जारी करते हैं जब हमारे पास कोई अधिकृत जानकारी या अधिकृत पत्र विभाग की तरफ से उपलब्ध हो जाए। तो पत्र की उपलब्धता, आदेश की उपलब्धता के बाद एक विस्तृत वीडियो बनाने का विचार किया ताकि आपको ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि किस पद के लिए कैसे आवेदन करना है और क्या उसकी प्रक्रिया होगी, कितने पद हैं, क्या क्या उसकी टर्मिनोलॉजी है, कैसे हम उसको समझ पाएंगे। तो इन्हीं सब पर आधारित एक वीडियो अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम सहायक शिक्षक भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कोशिश करूंगा मैं कि ये बाकी जो पद हैं जिसमें व्याख्याता और शिक्षक का पद है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना सकूं ताकि चीज़ें बहुत स्पष्ट रहें और आपको समझने में कोई कन्फ्यूज़न न रहे। एक साथ एग्जाई करने से यही दिक्कत होती है कि चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। अभी हम लोग बात करेंगे लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के एक विस्तृत विज्ञापन की जिसमें सहायक शिक्षक ई संवर्ग और टी संवर्ग दोनों के बारे में बातें की गई हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। इस भूमिका के बाद सीधे शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के मुख्य बातों को। ये पत्र का क्रमांक है जिसका हवाला उन्होंने दिया है और उसके बाद वो कहते हैं कि इस विज्ञापन के जिला संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए जाते हैं। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए जाते हैं की बात कही जाती है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपको सीजी व्यापम के वेबसाइट में जो बताया गया लिंक है उसको क्लिक करके उसके बाद आगे के प्रोसेस पूरे करने हैं। किसी भी तरह की कोई ऑफलाइन करस्पॉन्डेंस करने का प्रयास न करें, उसका कोई लाभ नहीं होगा। जो कुछ भी आवेदन भेजने की प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी, आपको ऑनलाइन ही अपने आवेदन भेजने पड़ेंगे। ये इसके बाद आयु सीमा, आरक्षण, अर्हता, पाठ्यक्रम, ये सारे कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले जो कॉलम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर उसमें एक वर्ड आया है ई संवर्ग। कुछ अभ्यर्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये ई संवर्ग क्या है, टी संवर्ग क्या है। तो एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, मतलब शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो दो कैटेगरी में होती है। एक कैटेगरी कहलाती है ई और एक कैटेगरी कहलाती है टी। ई कैटेगरी और टी कैटेगरी। ई जो है वो कहलाता है एजुकेशनल और टी जो है वो कहलाता है ट्राइबल। तो एक वर्ग जो होता है वो शिक्षा वर्ग होता है, एक कहलाता है आदिवासी आदिम जाति विभाग वर्ग। तो दो अलग अलग विभाग हैं और दोनों विभाग अपनी अपनी तरफ से नियुक्तियां करते हैं। पे लेवल की बात है तो ये पे लेवल 6 का है। लेवल का पे ग्रेड का एक अलग अलग ग्रेड बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट में। L6, L7, L8, L9 इस तरह से अलग अलग ग्रेड है। तो इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो पे लेवल L6 का मिलेगा। आप इसको विस्तार से समझ सकते हैं। हम इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो इसका अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन ये अभी आप केवल ये समझिए कि आपके सैलरी का स्ट्रक्चर L6 का होगा। ये पदों की रिक्तियाँ हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो नियुक्तियाँ होनी है वो बस्तर और सरगुजा संभाग में ही होनी है। तो बस्तर संभाग में और सरगुजा संभाग में जो जिले हैं उनके अलग अलग नाम है। वहाँ पर अनारक्षित कितने हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और योग करते हुए 793 पोस्ट को अलग अलग क्लासीफाई कर दिया गया, बाइफरगेट कर दिया गया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो देखिए बस्तर में कितना है, टोटल मिलाकर के 133 पोस्ट बस्तर जिले में है। कोंडागांव जिले में 76 पोस्ट हैं। सूरजपुर में 140 पोस्ट हैं, सरगुजा में 117 पोस्ट हैं, जसपुर में 130 पोस्ट हैं। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं और इसके अलग अलग कितने कितने किस किस कैटेगरी में है वो बातें भी इसमें लिखी गई हैं। ये आप विस्तार पूर्वक चार्ट को देखकर समझ सकते हैं। ये ई कैटेगरी की बात हो गई। इसके बाद बात आती है टी संवर्ग की, जो ट्राइबल का बेल्ट होगा। वहाँ पर बस्तर संभाग में 870 पोस्ट हैं बस्तर जिले में, बीजापुर में 477 है। तो कुल मिलाकर के 5492 5492 ये नंबर ऑफ पोस्ट बनता है। सारे जसपुर और बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा सारे जिलों को अगर जोड़ दिया जाए
तो कुल मिलाकर के इतने पद बन रहे हैं टी संवर्ग में। ये कुल मिलाकर के आपको मैंने नंबर ऑफ पोस्ट बताए, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितने अनारक्षित हैं, कितने आरक्षित हैं, कितने SC ST OBC के लिए हैं। अब सबसे प्रमुख बात होती है पात्रता की। तो पात्रता की कुछ शर्तें हैं जिसमें न्यूनतम आयु सीमा है 21 साल की और अधिकतम 35 साल की। 21 से 35 वर्ष की आयु वाले सामान्य अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हों तो उनको 5 साल अधिकतम छूट मिलती है। महिलाओं के लिए 10 साल अधिकतम छूट मिलती है और निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो शासन के छूट हैं वो अलग अलग निर्देशित किए गए हैं, तो उसके हिसाब से होता है। और बहुत सारी इसमें प्रोविज़न्स हैं, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके हिसाब से आप अपना प्रोविज़न खोज लें। अगर आप किसी तरह की छूट की अर्हता रखते हैं तो उसके लिए आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको समझ लें। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, स्क्रॉल करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ एज लिमिट वाले मामले को, क्योंकि ये आपका इंडिविजुअल मामला होगा। इससे बहुत सारे क्लास बनाए गए हैं, आप किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं वहाँ से आप बेनिफिट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बट एक चीज़ मुझे जहाँ तक समझ में आती है, हालांकि ये बिंदु 12 में दिया भी है कि किसी भी तरह का छूट का मैक्सिमम लिमिट 45 का होता है। अगर 45 वर्ष से अधिक की आपकी आयु है तो उससे अधिक की आयु अगर आपकी है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होते। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में हायर सेकेंडरी न्यूनतम 45%। हायर सेकेंडरी कहने का मतलब आपका 12वीं से है और 12वीं में आपको 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद एवं लगा है, मतलब इसके साथ में आपको या तो डीएड हो या बीएड हो या बीएलएड हो। ये 3 और ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों में से कोई एक होना ज़रूरी है। तो ये मत कंफ्यूज होइए कि अगर बीएड है तो हमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, या डीएड है तो हमें अप्लाई कर पाएंगे नहीं। या लिखा है, इसका मतलब हायर सेकेंडरी के साथ आप इन तीनों में से कोई भी ट्रेनिंग कोर्स अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। लेकिन उसके साथ ये तथा है, तथा का मतलब आप ये तो हो, ये भी हो, उसके अलावा आपको टीईटी प्राइमरी लेवल वाला पास होना ज़रूरी है। अब ये टीईटी दोनों हो सकते हैं, स्टेट टेट भी इसमें एलिजिबिलिटी मानी जाती है और सीटेट को भी इसमें एलिजिबल माना जाता है। तो आप ये दोनों में से कोई सा भी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपकी पात्रता बन जाती है। एक छूट दी गई है विशेष पिछड़ा जनजाति समूहों को, जिसको हम पीवीटीजी कहते हैं। इसमें जो अलग से जाति समूह को रखा गया है उन जाति समूहों के लिए यह बंधन नियुक्ति के समय छूट दी गई है। उसमें बाद में इनको एक समय दिया जाता है जिसमें वो लोग इसको क्वालिफाई करते हैं। चयन सूची के विषय में बात कही गई है कि इसके चयन के लिए एक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। आपको पता ही होगा सीजी व्यापम इसके लिए भर्ती परीक्षा लेगी और ये परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी व्यापम की वेबसाइट, ये व्यापम की वेबसाइट का आईडी है, इस वेबसाइट पे जा करके ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बाद परीक्षा के बाद आपका परिणाम घोषित किया जाएगा। परिणाम घोषित होने के बाद 1 साल के लिए ये चयन सूची वैध रहेगी। जिसमें प्रतीक्षा सूची बनेगी वो प्रतीक्षा सूची इसमें वैध रहेगी 1 साल के लिए। तो आप ये निश्चिंत रहें कि रिजल्ट निकलने के 1 साल बाद तक के आपकी वैलिडिटी रहेगी आपके रिजल्ट की। समान अंक होने पर जिसका जन्मतिथि पहले होगा उसका चयन किया जाएगा, ये सामान्य नियम है। और जिन लोगों ने अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है उनको 2 अंक बोनस का मिलेगा जो मैक्सिमम 10 मार्क्स होगा। और ये अंक क्या होगा कि व्यापम के द्वारा ली गई परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिए जाएंगे और उसके बाद अपडेटेड मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। परंतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही बोनस अंक देय होंगे। बोनस अंक कैसे लेना है उसकी पूरी पात्रता का एक नियम है, उस नियम के हिसाब से आपको अपने फॉर्म को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आपको उसके बोनस अंक के बेनिफिट मिल पाएंगे। आपकी जो परीक्षा अवधि होगी वो 3 साल की होगी। इस 3 साल में पहले साल आपको वेतनमान का न्यूनतम 70% मिलेगा, दूसरे साल में 80% मिलेगा, तीसरे साल में 90% मिलेगा। उसके बाद आपका परीक्षा अवधि पूर्ण हो जाएगा तब आपको पूरी सैलरी मिलेगी। और कार्य अगर असंतोषप्रद पाया जाता है तो परीक्षा अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। और इस कालावधि में बढ़ाई या अवधि के दौरान या परीक्षा अवधि के अंत में यदि शासन की राय में कोई विशिष्ट अभ्यर्थी अधिकारी बनने के योग्य न हो तो ये सेवाएं समाप्त भी की जा सकेंगी।
परीक्षा अवधि में आपका स्थानांतरण नहीं होगा, प्रतिनियुक्ति नहीं होगी, दोनों चीज़ें आपके लिए नहीं मिलेंगी आपको इसमें, ये बात को ध्यान रखें। अन्य निर्देशों में कुछ और बातें हैं कि इसमें पदों की संख्या जो है बदली जा सकती है, कम ज़्यादा किया जा सकता है। और महत्वपूर्ण बात, ये पदस्थापना केवल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में ही होनी है। तो आप आवेदन करने से पहले इस बात को पुख्ता कर लें अपने दिमाग में कि आपकी जो पोस्टिंग होनी है वो या तो सरगुजा जिले में, सरगुजा संभाग में होगी या फिर बस्तर संभाग में होगी। आपको छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना बहुत ज़रूरी है। और हालांकि चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। मेरिट सूची व्यापम द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी। तो मन में ये डाउट ना रखें जैसे पोस्टिंग हमारी सरगुजा और बस्तर संभाग में होनी है, यहाँ होनी है पोस्टिंग, लेकिन आप किसी भी संभाग के हो, आपको सीजी का निवासी होना जरूरी है, आप आवेदन कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ का निवासी कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर पाएगा। आगे लिखते हैं, व्यापम द्वारा तैयार मेरिट सूची में बोनस अंक के निर्धारण के बाद अन्य वांछित अर्हताओं के पूर्ण होने की शर्त पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। मेरिट क्रम के अनुसार चयन प्रक्रिया के लिए शासन की संस्था छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स का तकनीकी सहयोग लिया जाएगा और इस प्रक्रिया की देखरेख करेंगे। इन पदों पर जो नियुक्तियां होंगी वो छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम के अनुसार की जाएंगी। चयन के बाद उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP क्रमांक में पारित होने वाले अंतिम आदेश के निर्णय के अध्याधीन रहेंगे। ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो आप पूरी तरह से देख लें, किसी भी तरह का कोई ऐसा लगता हो जो आपके ऊपर लागू नहीं हो रहा है तो आप अपना आवेदन करने से पहले विचार विमर्श कर लें। एक और महत्वपूर्ण बात, अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा परीक्षा फल जारी होने की तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब कोई रिजल्ट अवेटेड है तो आप आवेदन तो कर सकते हैं, मगर व्यापम द्वारा जो रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके पहले उसका रिजल्ट आ जाना जरूरी है। व्यापम द्वारा परीक्षा फल जारी होने की तिथि के पश्चात प्राप्त अर्हता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जैसे अभी आप BSc फाइनल में हैं, आपने दिया है BSc फाइनल का एग्ज़ाम और आपने भर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें तो आपको हायर सेकेंडरी न्यूनतम मांगा गया है। लेकिन अगर आपने अभी 12वीं की परीक्षा दी है और आपने आवेदन किया है और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो स्वाभाविक है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और केवल 12वीं के बेस पे तो आपकी एलिजिबिलिटी वैसे भी नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ आपको B.Ed या D.Ed और फिर टेट भी पास होना ज़रूरी है। तो अगर आपने ये दे रखी है इसका रिजल्ट अवेटेड है, ये दे रखी है इसका रिजल्ट अवेटेड है, या ये दे रखी है इसका रिजल्ट अवेटेड है, तो ये सारे रिजल्ट व्यापम के रिजल्ट के पहले आ जाएंगे, तभी आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होगी। उसके बाद आने पर ये पात्रता आपकी नहीं बन पाएगी। संभाग या जिले का जो चयन होगा उसका प्राथमिकता क्रम परीक्षा फॉर्म भरते समय परीक्षार्थी को करना होगा। फॉर्म में वो ऑप्शन होगा जिसमें आपको ये भरना होगा कि आपकी जो प्रीफरेंस है वो किस तरह से होगी। बाद में इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। व्यापम की मेरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की सूचना और अन्य जानकारी विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दी जाएगी। पर्सनल बेसिस पे आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आपको उसी को फॉलो करना है, वेबसाइट पे अपडेटेड रहना है। परीक्षा की तिथि व्यापम जारी करेगी और अन्य कोई बात इस पे अभी तो मुझे नहीं दिख रही है। तो मित्रों लगभग मैंने इस सर्कुलर का पूरा 12 पेज आपके लिए एनालाइज कर दिया, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ होनी चाहिए। इस 12 पेज में केवल नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन है। इसका पाठ्यक्रम का एक पूरा अलग PDF है, हम उस पर अलग डिस्कस करेंगे क्योंकि ऐसी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 15 मिनट का लगभग ये वीडियो हो गया है। तो व्याख्याता और शिक्षक ये 2 पद रह गए, इसके अलावा सिलेबस का एक डिस्कशन बाकी रह गया। आने वाले वीडियोस में हम वो भी काम कर लेंगे। शुभकामनाओं के साथ आपको इस वीडियो का मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ। आपको इस परीक्षा में शामिल होने के लिए शुभकामनाएं। आप अपना पूरा प्रयास करिए। हम अपने चैनल के माध्यम से इस परीक्षा से संबंधित सामग्रियों को तैयार करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप चैनल पर बने रहिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।